हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही खबरों और उन खबरों में जो स्थान रहे दुनिया भर में चर्चा में, उनके आधार पर मानचित्र से जुड़े हुए प्रश्न तैयार करके आपके सामने लेकर आते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पहले सवाल से, और पहला सवाल यह है जो कि पिछला अभ्यास प्रश्न था, यानी कि पिछली बार हमने आपसे यह सवाल पूछा था और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। सवाल था, निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोलीविया का पठार, लानोस, पंपास, सेल्वास। चार ऑप्शन थे जिसमें हमें देखना था कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन कौन से स्थान होंगे। तो चलिए देखते हैं ये सारे स्थान सबसे पहले मैप में कहां पे हैं। दक्षिण अमेरिका में है। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो दक्षिण में हम सबसे पहले पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पंपास जो है उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो बोलिवियन प्लाटेयू यानी कि बोलीविया का पठार आ जाता है। फिर उसके ऊपर और आते हैं तो सिल्वास आ जाता है, और यह जो है सिल्वास, आप देखेंगे यहां पर यह अमेजन नदी जो बेसिन है, तो अमेजन बेसिन जो है उस बेसिन का जो क्षेत्र होता है, यहां का जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसे ही हम बोलते हैं सिल्वास। अब इसी के ऊपर आप देखेंगे तो लानोस आपको दिखाई देगा। लानोस जो होता है यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। तो अब देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो पंपास, फिर बोलीविया का पठार, सिल्वास और लानोस, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा पंपास, बोलीविया का पठार, फिर सिल्वास, फिर लानोस। तो 3, 1, 4 और 2, तो 3, 1, 4 और 2, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया बी। आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन यानी कि आईआरएफ ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 की रिपोर्ट जाहिर की, और जिससे कुछ रुझान पता चला कि वर्तमान में जो गैंडे जीवित हैं दुनिया भर में, उनमें कितनी प्रजातियां हैं और वहां पर कितनी उनकी जनसंख्या है। इसी के आधार पर यह प्रश्न तैयार हुआ है, निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों में गैंडे की कोई भी प्रजाति प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ऑप्शन है यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, यानी कि ये 5 ऐसे स्थान है, महाद्वीप हैं, और इसमें सही कूट का चुनाव करना है, यानी कि 1, 3, 4, 5 हो सकता है, या तो 2, 3, 4 हो सकता है, या 3, 4, 5, या 3 और 5। तो चलिए देखते हैं। आप यहां पर नक्शे में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो अफ्रीका है और दूसरा एशिया है। मुख्य रूप से यहीं पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही, एशिया और अफ्रीका में ही हमें राइनो यानी कि गैंडे दिखाई देते हैं, इनकी संख्या उपलब्ध है। अब यहां पर आपके सामने आते हैं जो सवाल के विकल्प में, तो उसमें हमें दिखाई देता है अफ्रीका 5 नंबर पे है और एशिया 3 नंबर पे है। तो 3 और 5 है ऑप्शन डी में। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं गैंडे के बारे में। तो अफ्रीका में देखिए व्हाइट गैंडे पाए जाते हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, 15,000 से भी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद ब्लैक गैंडे, व्हाइट और ब्लैक, ये दोनों अफ्रीका में। अब भारत की बात करें, जो एशिया का क्षेत्र है, वहां पर ग्रेटर वन हॉर्न 4,000 से भी ज्यादा। अब यहां पे जानने वाली बात है कि एशिया में भी किस स्थान पर, तो एशिया में एक तो आपका हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रन और जावा आइलैंड में है, और उसके अलावा एक है भारत का क्षेत्र, और भारत में भी देखिए कहां पे, तो भारत में मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और छोटे आकार में जो होते हैं वो सुमात्रन होते हैं, फिर जावन होते हैं, लेकिन जो बड़े आकार के होते हैं व्हाइट होते हैं और ब्लैक होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल संबंधित है 2023 की एक खबर से। अभी हाल ही की जो खबर है, वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व तापमान वृद्धि दर्ज की गई है 2023 में, और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसका एक कारण 2022 में प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक हुंगा हापाई ज्वालामुखी जल के नीचे विस्फोट हो सकता है। तो एक ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर से क्षेत्र में जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लंबे समय से लगातार होता रहा। इस वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया में वैश्विक तापमान, मतलब वैश्विक स्तर पर दुनिया में तापमान बढ़ा है। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और देखते हैं क्या प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन में पहला कथन है प्रशांत महासागर का अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं, पूरी तरह से प्रशांत महासागर की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। अगला है हुंगा हापाई ज्वालामुखी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है।
दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रशांत महासागरीय प्लेट के सीमांत पर स्थित है। और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर के नीचे स्थित लघु विवर्तनिक प्लेटों में फिलीपींस प्लेट सबसे बड़ा है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है इन चारों में से। तो पहला कथन देखिए, प्रशांत महासागर का अग्निवलय पूरी तरह से प्रशांत महासागर की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। तो अब देखिए यहां पे प्रशांत महासागर का अग्निवलय जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, तो रिंग ऑफ फायर ये जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रहा है यह है रिंग ऑफ फायर। अब क्या कह रहा है कि जो प्रशांत महासागर है रिंग ऑफ फायर उससे पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो आप देखिए कि यहां से हम देखें रिंग ऑफ फायर एक्चुअली है क्या, यह वह क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में आप देखेंगे तो ये रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ज्वालामुखी और भूकंप की बहुत सारी प्रक्रियाएं लगातार इस क्षेत्र में होती रही हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा है रिंग ऑफ फायर। अब यहां पे देखिए यह दक्षिण जो अमेरिका है वहां से शुरू होता है एंडीज पर्वत से, फिर उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत से होते हुए कनाडा, फिर यहां पे आपका रशिया क्षेत्र से होते हुए जापान, फिर एशिया के साइड से जापान से आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे इंडोनेशिया आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का यह जो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं तस्मान सागर, यह तस्मान सागर भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है लेकिन रिंग ऑफ फायर के बाहर है। इसका मतलब कि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब यहां पर देखिए इसी में तो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनो यहां पे है, फिजी के पास में है, और वह कहां पे है, यह जो है एक आइलैंड है वहीं पे यह वॉल्केनो है फिजी के पास में। तो अब दक्षिणी प्रशांत महासागर का है तो यहां पे विषुवत रेखा यहां से गुजरती है और यह देखिए तो फिर यह प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा हो गया, तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। यह स्टेटमेंट सही दिखाई देता है हमें। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है, तो हमें जो ढूंढना था सही कथन कौन सा है वो तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी आगे के दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, समझते हैं मैप में उसको। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रशांत महासागरीय प्लेट के सीमांत पर स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख लेते हैं कहां पर है, फिर उसके बाद देखते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट का सीमांत कहां पे है। तो हम देखें तो ये है ऑस्ट्रेलिया का नक्शा और यह आप देखेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, ऑस्ट्रेलिया में किनारे की तरफ है, पूर्व की तरफ है। अब आती है बात आगे की। आगे की बात क्या है, स्टेटमेंट में क्या कहा था, स्टेटमेंट में कहा था प्रशांत महासागरीय प्लेट के सीमांत पर स्थित है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का सीमांत देखिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो सीमांत है यह जो है इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां का यह यहां से ही निकल गया, न्यूजीलैंड से होते हुए जा रहा है प्रशांत महासागरीय प्लेट का सीमांत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यहां पर इस जगह पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वह उससे काफी दूर है। इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसको जरा और पास से देखें तो आप देखिए ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर यहां पर यह आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है और यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री की बात कही गई है वह काफी दूर है, जो आप देख सकते हैं यहां पर है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब कि हमारा यह जो तीसरा स्टेटमेंट था वह गलत था। अब चौथा स्टेटमेंट देखें कि प्रशांत महासागर के नीचे स्थित लघु विवर्तनिक प्लेटों में फिलीपींस प्लेट सबसे बड़ा है। चलिए इसमें देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब आप देखें तो जितने भी लघु विवर्तनिक प्लेट हैं प्रशांत महासागर में, तो एक तो आपको दिखाई देगा कोकोस, एक है नाजका और एक और है फिलीपींस। ये पैसिफिक प्लेट के पास ही देखिए आपको दिखेंगे सारे। अब इसमें से सबसे फिलीपींस की बात कही गई कि सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, नाजका प्लेट है। और देखिए स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि प्रशांत महासागर के नीचे स्थित लघु विवर्तनिक प्लेटों में फिलीपींस प्लेट सबसे बड़ा है, जबकि हम देखते हैं कि जो फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट से काफी बड़ा हमें नाजका प्लेट दिखाई देता है, लगभग 3 गुना बड़ा है। अब आगे देखिए
इसी से जुड़ा हुआ एक और मैप है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है भारत और कनाडा के संबंधों से जुड़ा हुआ। हाल ही में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि जून 2023 में सरे में भारत द्वारा आतंकवादी के रूप में एक व्यक्ति था जिसे खालिस्तानी नेता कहा जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई और जिसमें भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं। तो इसी से कनाडा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। पहला है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फिर है हडसन की खाड़ी, फिर ग्रेट स्लेव झील, फिर है ब्यूफोर्ट सागर, फिर है विनिपेग झील और उसके बाद है बॉफिन की खाड़ी। 6 स्थान हैं वाटर बॉडीज। अब इसमें देखिए उपयुक्त में से कितने कनाडा में स्थित हैं अथवा कनाडा की समुद्री सीमा में विस्तृत हैं। तो ऑप्शन में केवल 3, केवल 4, केवल 5 या सभी 6। तो देखते हैं इनमें से कौन से स्थान हमें मिलते हैं। तो हम देखें तो आपको नक्शे पर यह जो येलो रंग कलर में आपको दिख रहा है, यह कनाडा का क्षेत्र है। ब्यूफोर्ट सी, उसके बाद बेफिन बे, हडसन बे, लेक विनिपेग, ग्रेट स्लेव और उसके अलावा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 के 6 हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? जो हमारे स्टेटमेंट में बात कही गई थी कि जल राशियों की अवस्थिति कनाडा में स्थित है कि नहीं, यह हमें पता करना था। तो ये 6 के 6 हमें कनाडा में दिखाई देते हैं। जरा और स्पष्ट तरीके से देखें तो बेफिन बे, ब्यूफोर्ट सी, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, हडसन बे, लेक विनिपेग और उसके अलावा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये सारे के सारे हमें मिलते हैं कनाडा में। अब बात आती है इसमें कुछ और जानकारी की जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, इसको आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जो पानी आता है वो ग्रेट लेक से आता है। अब ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं, 5 लेक हैं, उनसे यह पानी सेंट लॉरेंस नदी से के माध्यम से इस जगह पर पहुंचता है। अब यह सेंट लॉरेंस नदी यह जो पानी आगे लेकर आती है उसके पीछे की जानकारी समझ लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है। तो ग्रेट लेक की बात होगी, जब ग्रेट लेक्स की बात होगी तो 5 झीलें हैं, यहाँ 5 लेक्स हैं। पहला है लेक सुपीरियर, सुपीरियर लेक है, फिर लेक मिशिगन, मिशिगन लेक है, लेक ह्यूरॉन, ह्यूरॉन लेक है, लेक इरी, इरी लेक है और लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो है। इस तरह से आप देखेंगे तो ग्रेट लेक 5 माने जाते हैं, जिसमें से 4 ऐसे हैं जो कि कनाडा और यूएसए दोनों से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों की सीमा से लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा है इन 5 में से जो नहीं है। अब देखिए कौन सा नहीं है। लेक सुपीरियर आप देख सकते हैं, लेक ह्यूरॉन ये भी है, लेक ओंटारियो ये भी है और लेक इरी ये भी है। लेकिन जो लेक मिशिगन है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये आप देखेंगे यह कनाडा की तरफ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ यूएसए के पास है। तो यूएसए में जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें 5 लेक आती हैं और इधर की तरफ देखें तो 4 लेक हैं जो कनाडा की तरफ आती हैं। अब इससे एक और बात आपको जानना जरूरी है कि जो लेक, इसको क्लियर कर देता हूं, जो लेक इरी है और लेक ओंटारियो है, इन दोनों के बीच में, यानी कि लेक इरी से लोग लेक ओंटारियो की तरफ जो पानी जाता है वह नियाग्रा नदी के माध्यम से जाता है और वही नियाग्रा नदी है जिसके द्वारा आगे चलकर क्या बनता है, नियाग्रा जलप्रपात बनता है, जो कि दुनिया के बहुत प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। और नियाग्रा जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि कनाडा का जो ओंटारियो है और जो न्यूयॉर्क है यूएसए का, उसके बीच का स्थान है, वहां पर यह जलप्रपात मौजूद है। और आपको यह भी पता चल गया कि वह नियाग्रा नदी का ही पानी जो है उसी से नियाग्रा जलप्रपात बनता है और किस स्थान पर है, जब लेक इरी से हम लेक ओंटारियो की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं तब। अब इसमें आगे की तरफ देखते हैं। अगला सवाल जो है, नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि अफ्रीकी देशों के 62 भौगोलिक स्थानों में शेरों की संख्या यहां की वहन क्षमता से काफी कम हो गई है। यानी कि एक चिंता की बात है जो शेरों की आबादी से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डालता है। सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, वर्तमान में केवल एशिया और अफ्रीका में ही शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भूमध्य सागर के तट पर स्थित एशियाई और अफ्रीकी देशों में ऐतिहासिक रूप से शेर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, लगभग 1 सदी पहले इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर भी शेर पाए जाते थे। चौथा स्टेटमेंट है, भारत एकमात्र देश है जहां के राष्ट्रीय उद्यानों में शेर, बाघ और चीता मौजूद हैं। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, कौन से कथन
सही नहीं है। तो हमें नहीं पर ध्यान रखना है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा सही कौन कौन सा इसमें। तो एक तरफ से देखते हैं कि वर्तमान में केवल एशिया और अफ्रीका में ही शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो हम नक्शे पर देखें तो मुख्य रूप से यह बात आप जान लीजिए कि एशिया में और अफ्रीका में ही शेर पाए जाते हैं। आप जो यह डार्क कलर में देख रहे हैं, यह डार्क कलर वही है जहां पर शेर वर्तमान में मौजूद है। शेर का मतलब यहां पे लॉयन है, टाइगर नहीं, कंफर्म रहिएगा। और जहां पर गुजरात में ही आपको पता है शेर है, मौजूद है। कहां पर है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके अलावा अफ्रीका में है, बहुत सारी जगह पर है। यहां पर इनकी संख्या आप देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखाई देगी। उसके अलावा एशिया में कहीं भी नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि वर्तमान में केवल एशिया और अफ्रीका में शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यह टेक्निकली सही है। दूसरा देखिए, भूमध्य सागर के तट पर स्थित एशियाई और अफ्रीकी देशों में ऐतिहासिक रूप से शेर पाए जाते थे। भूमध्य सागर के तट पर स्थित, अब देखिए भूमध्य सागर के तट पर स्थित की जब बात कही गई है तो इस स्थान पर, क्षेत्र पर पाए तो जाते थे, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। और यही बात कह भी रहा है कि पाए जाते थे, ना कि पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो आपको ये कलर में दिख रहा है, यह वह क्षेत्र है जहां पे ऐतिहासिक समय में, ये जो लाइट में है इसके अपेक्षाकृत जो लाइट कलर है, ब्राउन बोल सकते हैं इसको आप, तो यह ब्राउन वाला यह जो क्षेत्र है यहां पर पाए जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका मतलब क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लगभग एक सदी पहले इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर भी शेर पाए जाते थे। अब तीसरे स्टेटमेंट के बारे में जब कह रहा है कि इंडोनेशिया में भी वहां के कुछ द्वीपों पर शेर पाए जाते थे, तो यह मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो वन है मुख्य रूप से वर्षा वन है, और वर्षा वन में क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, शेर नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो शेर पाए जाएंगे, लेकिन उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वहां पर शेर नहीं पाए जाएंगे। भारत के मामले में भी यही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो पाए जाएंगे, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाए जाएंगे। और जो इंडोनेशिया है वहां पर मुख्य रूप से रेन फॉरेस्ट है, तो वहां पर रेन फॉरेस्ट में शेर नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो इस मैप में देखें तो अफ्रीका में भी आपको दिखेगा यह कांगो का क्षेत्र है। कांगो में यहां पर शेर नहीं पाए जाते क्योंकि यहां पर वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है। अब उसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट देखिए, भारत एकमात्र देश है जहां के राष्ट्रीय उद्यानों में शेर, बाघ और चीता मौजूद है। भारत में बाघ तो मौजूद था ही, शेर भी हमेशा से रहा। अब चीता जिसको विलुप्त मान लिया गया था उसको भी हमने बाहर से यानी कि अफ्रीका से ही मंगा लिया है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में चीता कहाँ पे आया है आपको पता है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, और शेर और बाघ मौजूद है, बहुत जगह पे है। इस तरह से देखा जाए तो यह स्टेटमेंट भी हमें सही दिखाई देता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं था, तो सी सही नहीं था। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर भी शेर पाए जाते थे, यह स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। हालिया समय में वैश्विक स्तर पर फास्फोरस संबंधी समस्या केंद्र में बनी हुई है। फास्फोरस उर्वरक है और फास्फोरस के सीमित भंडार, संदूषण से जुड़े कुछ मुद्दे, उर्वरक बाजार में व्यवधान आदि को देखते हुए एक टिकाऊ समाधान की खोज वर्तमान में महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। दरअसल फास्फोरस की आवश्यकता की जो पड़ती है मुख्य रूप से धान के लिए पड़ती है। धान उत्पादन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कितने देश फास्फेट उत्पादन में शीर्ष 5 में शामिल नहीं हैं? रूस, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और मोरक्को। सही कूट का चुनाव कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है फास्फेट उत्पादन में शीर्ष 5 में। सवाल को समझिएगा, शीर्ष 5 की बात, हो सकता है शामिल तो हो फास्फेट उत्पादन में लेकिन शीर्ष 5 में ना हो। आपके ऑप्शन है रूस, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और मोरक्को। सही कूट का चुनाव करना है, केवल एक देश, केवल 2 देश, केवल 3 देश और केवल 4 देश। शामिल नहीं है की बात हुई है, याद रखिएगा। तो अब देखते हैं जरा नक्शे में। तो देखिए यहां पर फॉस्फेट प्रोडक्शन के आधार पर जो रैंक है, टॉप 10 है, वह आपके सामने मौजूद है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले नंबर पे है फॉस्फेट में चाइना। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए तो दूसरे नंबर पे है मोरक्को, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे है रशिया और 5वें नंबर पे है जॉर्डन, जो कि यहां पर है। अब आप देखिए तो ऐसे में आपको यह बात समझ में आएगी कि इस विकल्प में नामीबिया और भारत हमें नहीं दिखाई देता है।
तो दो देश ऐसे हो गए जो कि शामिल नहीं है शीर्ष 5 में दिए गए विकल्पों में। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हमें दिखाई देता है। चीन पहले में ही है, रूस चौथे में है और अमेरिका तीसरे में है। अब आगे देखिए, चीन के हांगझो में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के आधार पर प्रश्न तैयार हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान या कोई एक क्षेत्र है और उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। शिंजियांग प्रांत है किर्गिस्तान सीमा के निकट। मंचूरिया का मैदान है उत्तर पूर्वी चीन में। फिर चीन की महान दीवार है उत्तर पश्चिमी चीन में। और तारिम बेसिन है चीन मंगोलिया सीमा पर। अब हो सकता है इसमें से कोई युग्म सही हो, कोई युग्म गलत हो। इसी के आधार पर प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही हैं। ऑप्शन क्या है? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3 और उसके अलावा है केवल 2 और 4। शुरू करते हैं एक तरफ से। शिंजियांग प्रांत के बारे में कहा है कि किर्गिस्तान सीमा के निकट है। तो देखते हैं, चीन में यह जो हिस्सा है यह है शिंजियांग प्रांत। अब बात कही है इसमें कौन सी जगह की? किर्गिस्तान की सीमा। तो किर्गिस्तान कहां पर है? यहां पर है। यह क्षेत्र है किर्गिस्तान, तो इसकी सीमा से लगा हुआ दिखाई देता है। अब यहां पे देखिए, यह कजाकिस्तान है, यहां पे ताजिकिस्तान है, यहां पे छोटा सा आप देखेंगे तो यह अफगानिस्तान है, भारत है, यहां पर मंगोलिया है और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रूस दिखाई देगा। और यह रूस से लगा हुआ भी चीन का कुछ हिस्सा आपको इसका मतलब दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो कहा था, कजाकिस्तान वाली बात कही थी, किर्गिस्तान वाली बात, तो किर्गिस्तान वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, शिंजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ। अब दूसरा देखिए, मंचूरिया का मैदान उत्तर पूर्वी चीन पर है कि नहीं है। अब देखते हैं मंचूरिया का मैदान उत्तर पूर्वी चीन में है कि नहीं है। अब ये देखिए, मंचूरियन प्लेन यहां पर है, मंचूरिया का मैदान, और उत्तर पूर्वी चीन में है कि नहीं। तो आप देखेंगे चीन में उत्तर पूर्व की दिशा में ही यह मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी सही है। तो पहला और दूसरा तो हमें सही मिल गया। अब तीसरा देखिए, चीन की महान दीवार उत्तर पश्चिमी चीन में है। अब चीन की महान दीवार देखनी है हमें, तो देखिए उत्तर पश्चिम चीन बोला है, जबकि यह जो चीन की महान दीवार है यह कुछ इस प्रकार से है और इस तरफ बढ़ रही है। हम या तो उत्तर चीन बोल सकते हैं या तो उत्तर पूर्व चीन बोल सकते हैं, लेकिन इसे चीन की महान दीवार को हम उत्तर पश्चिम चीन तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेटमेंट नहीं, तीसरी जोड़ी हमारी गलत है। अब चौथा युग्म देखिए, तारिम बेसिन चीन मंगोलिया सीमा पर है। तारिम बेसिन देखिए कहां पर है मैप में, तो तारिम बेसिन है आपका यहां पे, और मंगोलिया आप देखिए तो मंगोलिया है यहां पे, और यह सीमा का क्षेत्र है चीन की। अगर सीमा का क्षेत्र यह है तो मंगोलिया और तारिम बेसिन का तो आपस में कनेक्शन कहीं नहीं दिखाई देता। और युग्म क्या कहता है? युग्म यही कहता है कि तारिम बेसिन चीन मंगोलिया सीमा पर अवस्थित है, तो जबकि ऐसा नहीं है। तो चौथा युग्म यह जो था गलत था, तो तीसरा और चौथा गलत हो गया। तारिम बेसिन के बारे में मुख्य बात यह है कि यह जो क्षेत्र है, जो शिंजियांग प्रांत अभी हमने देखा था, वही शिंजियांग प्रांत में यह मौजूद है। और उसके अलावा यह गर्म रेगिस्तान का क्षेत्र है। यह महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो चूंकि पहला और दूसरा युग्म सही था, तीसरा और चौथा गलत था, तो उस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा केवल 1 और 2। अब आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों से वेनेडियम पाया गया है। वेनेडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल है और इसका उपयोग इस वक्त इसकी मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। और भारत की बात करें तो भारत जो है इसका 100% आयात बाहर से ही कर रहा है, भारत में मौजूद नहीं है। इस वजह से अब यह सवाल बनता है, चीन में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार है और यह उत्पादन में भी शीर्ष पर है। दूसरा है, भारत में वेनेडियम उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल है। कुछ मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था तो आइडिया लग गया होगा। देखिए उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। पहला स्टेटमेंट देखते हैं सही कि नहीं है। चीन में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार है और यह उत्पादन में भी शीर्ष पर है। देखिए जो प्रमुख हैं, रेड कलर में जो है वह रिजर्व की बात कर रहे हैं, भंडार की, और ग्रीन कलर में है वह उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो चीन को आप देखें तो भंडार में भी पहले नंबर पे है, उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। रूस भी भंडार उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका, और चौथे नंबर पे है ब्राजील, लेकिन भंडार के मामले में नहीं।
उत्पादन के मामले में। लेकिन अब यहां पे बात आती है, हमारा पहला स्टेटमेंट हमें दिख चुका है कि जो चीन है वह पहले नंबर पे है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, भारत वेनेडियम उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल है। अब आप देखिए, हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो हमें यही दिख गया, भारत नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब भारत में जो हमें खबर मिली है कि खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में वेनेडियम पाया गया है। अगर भारत में प्राप्त होता है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन फिलहाल शीर्ष 3 में तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि कथन एक, केवल एक सही है। अब देखिए अगला सवाल जो है, हाल ही में अजरबैजान ने एक बार फिर से नारगोनो काराबाख में आर्मेनियाई सेना के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपने इस खबर में नारगोनो काराबाख के बारे में बहुत सुना होगा, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, चर्चित क्षेत्र और अवस्थिति। नारगोनो काराबाख दक्षिणी कॉकेशस, ट्रांसनिस्ट्रिया पूर्वी यूरोप, सोमालीलैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखिए चर्चित क्षेत्र और अवस्थिति में उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है या है? एक है, दो है, तीन है, उसके लिए विकल्प है 2 और 3, 3, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। अब इसमें देखिए नारगोनो काराबाख को सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी कॉकेशस में है कि नहीं है। तो नारगोनो काराबाख यह है अजरबैजान में, यह जो क्षेत्र है मुख्य रूप से यह आपका है नारगोनो काराबाख। अब यह आता है अजरबैजान में, लेकिन जो नारगोनो काराबाख है यह क्षेत्र अपने कल्चर को, अपना सांस्कृतिक जुड़ाव जो फील करता है, महसूस करता है, आर्मेनिया से काफी ज्यादा करता है। इस वजह से आर्मेनिया से ज्यादा यह करीब अपने आप को महसूस करता है। लेकिन कहां का हिस्सा आप देखें एक तरह से तो अजरबैजान का ही क्षेत्र है। अब जो सवाल था, सवाल में जो स्टेटमेंट था, तो देखिए नारगोनो काराबाख दक्षिणी कॉकेशस का हिस्सा है। तो देखिए दक्षिणी कॉकेशस में हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कौन कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये 3 वो क्षेत्र हैं जो कि दक्षिणी कॉकेशस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं। ऐसे में इसका मतलब कि हमारा जो पहला युग्म है वह सही है, क्योंकि अजरबैजान में ही नारगोनो काराबाख है। अगला देखिए युग्म क्या है, ट्रांसनिस्ट्रिया पूर्वी यूरोप में। अब यूरोप के नक्शे पर हमें आगे बढ़ना होगा, तो हम देखते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है माल्डोवा में है, और यह जो माल्डोवा है पूर्वी यूरोप में है। पूर्वी यूरोप में आप देखें तो यह यूक्रेन के पास में सीमा साझा करता हुआ आपको दिखेगा ट्रांसनिस्ट्रिया। तो यह जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, यहां पर जो भी अलगाव के कुछ कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, गतिविधियां देखने को मिलती है, उसमें आरोप लगाए जाते हैं कि रूस की तरफ से फंडिंग की जाती है। अब बात आती है इसमें इस स्टेटमेंट की, यानी कि इस युग्म की, तो यह पूर्वी यूरोप में है, यह बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए सोमालीलैंड और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यह सही है कि नहीं यह भी देख लेते हैं यह युग्म। तो सोमालीलैंड जो है वह नक्शे में हमें दिखाई देता है यहां पर। यह जो सोमालीलैंड है एक ऐसा संप्रभु राज्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सोमालिया का ही भाग माना जाता है, और सोमालिया का क्षेत्र ही इसका क्षेत्र माना जाता है इसमें। तो अब बात आती है कि यह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें और कौन कौन से देश हैं? इसमें कुछ और देश हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, और उसके साथ में सोमालिया, इनके साथ बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसमें हम देखते हैं, इसका मतलब कि जो तीनों ही युग्म थे, तीनों के तीनों सही थे। अगला सवाल जो है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रो हैं ने नाइजर से अपने राजदूत और वहां तैनात सैन्य दल को वापस बुलाने की घोषणा की है। आपको पता है कि फ्रांस का उपनिवेश क्षेत्र था एक समय पर, उसके बाद वहां पर उसने राजदूत अपना रखा हुआ था। अब खबर जो आई है उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए देश और राजधानी से। तो नाइजर की राजधानी नियामे इसमें बताई गई है, माली के सामने टिम्बकटू, नाइजीरिया के आगे अबुजा और चाड के आगे अनजामेन। अब यहां पर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, केवल एक, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म या सभी 4 युग्म। अब इसमें से एक एक करके देखते हैं। नाइजर से शुरू करते हैं। तो आप देखिए नाइजर की राजधानी है नियामे, ऐसा हमने देखा भी था, नाइजर की राजधानी नियामे, यह सही है, यह युग्म सही दिखाई देता है। उसके बाद माली की राजधानी टिम्बकटू कह रहा है, तो देखिए
यह है माली और उसकी राजधानी है बमाको। यह आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो माली की राजधानी बमाको है। तो टिम्बकटू यहां पर है, आप देखिए ये टिम्बकटू लिखा हुआ, ये क्या है? टिम्बकटू राजधानी तो नहीं है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। टिम्बकटू जो व्यापारिक रास्ता था, एक व्यापारिक मार्ग था, वहां पर एक व्यापारियों के पड़ाव का प्रमुख क्षेत्र था, जो इस नीचे के क्षेत्र से कोकोआ का व्यापार करने के लिए इस रास्ते से होते हुए आते थे और टिम्बकटू में विराम लेते थे या एक पड़ाव की तरह यहां पर रुकते थे और आगे की तरफ बढ़ते थे। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि टिम्बकटू एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सारे देशों की राजधानियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उसके बावजूद यह माली की राजधानी नहीं है। माली की राजधानी है बमाको। अगला है चाड है। चाड का देखिए, चाड का हमने देखा था अनजामेना, यह अभी भी है, अनजामेना है, और उसके अलावा नाइजीरिया का है अबुजा। तो चाड का अनजामेना है, आप देख सकते हैं, और नाइजीरिया का है अबुजा। यह आपके सामने दिखाई देगा, यह नाइजीरिया है और इसकी राजधानी भी लिखी है अबुजा। तो इस तरह से जो हमें दिखाई देता है वह यह देता है कि माली की राजधानी बमाको है, टिम्बकटू नहीं है। एक ही हमें इसमें गलत मिला है और एक हमें गलत मिला है युग्म। तो कितने युग्म सुमेलित हैं? तो 3 युग्म सुमेलित हैं। तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा? सी, केवल 3 युग्म। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्या ने एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केन्या के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन क्या है? युगांडा, रवांडा, दक्षिणी सूडान और तंजानिया। तो हम देख लेते हैं केन्या को जरा नक्शे पर और देखते हैं उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप देखिए यह है केन्या, और केन्या की राजधानी यहां पे आप देखेंगे तो नैरोबी आपको दिखाई देगी। केन्या से लगा हुआ आपको दिखेगा यहां पर तंजानिया, और यहां पर सोमालिया, यहां पर इथोपिया, यहां पर साउथ सूडान। लेकिन एक जगह इसमें नहीं दिखाई देगी आपको, वह है रवांडा। रवांडा आप देखेंगे तो इस स्थान पर है, यहां पर मौजूद है, और रवांडा जो है केन्या से दूर है काफी। इसका मतलब क्या हुआ कि रवांडा जो है वह केन्या के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन युगांडा, दक्षिणी सूडान और तंजानिया करते हैं। एक बार चाहे तो फिर से देख लीजिए, साउथ सूडान और उसके अलावा युगांडा और तंजानिया, ये सारे आपको दिख जाएंगे, केन्या के पास में लगे हुए हैं। अब आगे देखिए, इसको और पास से देख सकते हैं, यह केन्या है और यह साउथ सूडान है, केन्या से लगा हुआ है। यह युगांडा है, केन्या से लगा हुआ है। उसके अलावा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यह भी केन्या से लगा हुआ है। सोमालिया, यह भी केन्या से लगा हुआ है। इथोपिया, यह भी केन्या से लगा हुआ है, लेकिन रवांडा यहां पे आपको नहीं दिखाई देगा। अब आगे देखिए, सिविल सर्विस में आया हुआ एक सवाल है, 2014 में आया था यूपीएससी में, और सवाल क्या था कि हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया, मूलतः किस देश से शुरू हुई थी? अब ये देखिए, सवाल ही अपने आप में इस बात को मोहर लगाता है, इस बात पर कि जो न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम है कितना महत्वपूर्ण है। खबरों में जो भी बातें रहती हैं उनसे मानचित्र के आधार पर जो प्रश्न तैयार हो सकते हैं वो हमें अभ्यास में रखना कितना जरूरी होता है। यह सवाल हमें बताता है कि एक जन विद्रोह श्रृंखला शुरू हुई थी जो अरब स्प्रिंग नाम से जानी गई, तो वह किस देश से शुरू हुई थी? ऑप्शन है मिस्र यानी इजिप्ट, उसके बाद लेबनान, सीरिया और ट्यूनीशिया। देखिए अरब स्प्रिंग क्या है इसको समझिए। खबरों में उस साल बहुत था, 2011, 12, 13, 14 के दौरान काफी समय से लगातार था। तो आखिर यह था क्या? जितना भी अरब क्षेत्र है, अरब के क्षेत्र के जितने भी देश हैं, वहां पर अपने आप में एक तरह का आंदोलन चल रहा था। वह आंदोलन था 2010 से शुरू हुआ आंदोलन था, जो कि लोकतांत्रिक शासन की मांग कर रहा था वहां के लोगों के द्वारा। और इसमें ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सारे देश, मोरक्को, ये सारे देश इस आंदोलन की पकड़ में आते गए और इन सारे देशों में मांग उठने लगी। लेकिन यह जो मांग हुई, शुरुआत हुई लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वह हुई ट्यूनीशिया से 2010 में। तो ट्यूनीशिया इसका सही उत्तर होगा कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत 2010 से हुई ट्यूनीशिया से। लेकिन जो आपको बाकी कलर जो दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है, वो वहां पर 2016 के आधार पर, 2016 के आधार पर यह मैप है कि इस जगह पर डेमोक्रेसी है। उसके अलावा जहां पे ग्रीन कलर है वहां पे ऑटोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र वहां पे यह नहीं है। वहां पे जो
सत्ता पे लोग हैं, उनके हिसाब से चीजें चलती हैं, उनके हिसाब से नियम कानून बनते हैं। और इसी के खिलाफ एक पूरी लहर हो गई थी पूरे अरब क्षेत्र में। हालांकि सऊदी अरब ने इस लहर से अपने आप को बचा लिया था, इस आंदोलन से, जो अरब स्प्रिंग थी, अरब स्प्रिंग से अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखा था लंबे समय तक। लेकिन जो ट्यूनीशिया में यह शुरुआत हुई थी, वहां पर अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न पर। प्राकृतिक सीमाएं जैसे नदी, सागर, जलसंधियां, ऊंचे पर्वत आदि किसी देश को शत्रु देश की थल सेना से उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में निम्नलिखित युक्तियों पर विचार कीजिए। अराकान पहाड़ियां भारत और म्यांमार, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको, अल्ताई पहाड़ियां चीन और मंगोलिया। अब इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।